आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। की प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर में इस साल सितंबर में भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। परिसर में कई मीटिंग रूम, लाउंज, ऑडिटोरियम, एम्फीथिएटर और बिजनेस सेंटर है। इसके भव्य बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल की संयुक्त क्षमता 7,000 लोगों की है। ये क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस से भी अधिक है। सम्मेलन केंद्र 5G सक्षम वाईफाई से पूरी तरह से कवर है। 16 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लिए अत्याधुनिक अनुवादक कक्ष बनाए गए। विशाल वीडियो वॉल्स के साथ अत्याधुनिक AV सिस्टम स्थापित किए गए। ऊर्जा बचत, प्रकाश प्रबंधन और मौसम के अनुसार व्यवस्था करने के लिए ICC परिसर में व्यापक आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। प्रदर्शनी, व्यापार मेलों और व्यवसायिक कार्यक्रमों के लिए IECC परिसर में 7 प्रदर्शनी हॉल, यहाँ 5,000 से अधिक वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था। देश आज 24वें करगिल विजय दिवस पर सेना के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युद्ध में सेना ने अपने दम में साहस का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर विजय हासिल की थी। इस युद्ध में मातृभूमि की रक्षा के लिए देश के वीर सपूतों ने दी थी अपने प्राणों की आहुति। करगिल विजय दिवस पर आज द्वास में मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। करगिल विजय दिवस के गौरवशाली अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाले सेनानियों को एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं श्रद्धांजलि देती हूँ, उनकी स्मृति को नमन करती हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने दी और खासतौर पर इन योद्धाओं को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस भारत के उन अद्भुत पराक्रमियों की शौर्य गाथा को सामने लाता है जो देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बने रहेंगे। इस विशेष दिवस पर मैं उनका हृदय से नमन और वंदन करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि करगिल विजय दिवस करोड़ों देशवासियों के सम्मान के विजय का दिन है। भारत माता के वीर सिपाहियों ने अपने त्याग और बलिदान से इस वसुंधरा की न सिर्फ मान और शान को सर्वोच्च रखा बल्कि अपने विजित परंपराओं को भी जीवित रखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय ओडिशा की यात्रा पर है। राष्ट्रपति ने कल शाम अटूट बंधन परिवार द्वारा आयोजित चिकित्सा विद्यार्थियों के एक समूह के साथ बातचीत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अटूट बंधन के प्रयासों की प्रशंसा की और लाभार्थियों को, अन्य छात्रों को उनके पेशे और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करने की सलाह दी। राष्ट्रपति आज कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति आज कटक के श्री रामचंद्र चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल के वार्षिक समारोह को भी करेंगे संबोधित। वहीं महामहिम कटक में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ओडिशा के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति का ओडिशा राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के सदस्यों के साथ करेंगे बातचीत। मध्य प्रदेश सेवा में 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। प्रशिक्षु अधिकारियों से आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता का अध्ययन करने के लिए कहा गया, जिससे ग्लोबल साउथ की विकास यात्रा के पथ को सहायता मिले। राज्यसभा में आज विधायी कार्यों की सूची में 2 महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध किए गए, जिसमें हिमाचल प्रदेश से संबंधित अनुसूचित जनजाति की सूची में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक सूचीबद्ध किया गया। वहीं दूसरी ओर सिनेमेटोग्राफी विधेयक को पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं लोकसभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध किए गए, जिसमें जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संबंधी विधेयक, जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन संशोधन विधेयक शामिल हैं। लोकसभा के विधायी कार्यों की सूची में जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक, जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक शामिल है। लोकसभा में मंगलवार को सहकारिता क्षेत्र में जवाबदेही लाने और चुनाव प्रक्रिया में सुधार से जुड़ा विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक में कई नए प्रावधान जोड़े गए। इससे सहकारिता आंदोलन को और
बल मिलेगा। अमित शाह ने कहा कि बीते 75 वर्षों में सहकारिता आंदोलन कमजोर पड़ गया था, लेकिन मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर इस क्षेत्र को सशक्त बनाया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि ब्रिक्स देश आतंकवादी और क्षुद्र रूप से उनके लिए काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। अजीत डोभाल कल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 13वीं बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आतंक पर सुरक्षा परिषद की पाबंदी समिति के फैसले राजनीति और दोहरे मानदंडों से मुक्त होने चाहिए। डोभाल ने कहा कि आतंकवादियों और छद्म रूप से उनके लिए काम कर रहे लोगों को संयुक्त राष्ट्र की आतंकवाद रोधी प्रतिबंधों के दायरे में लाना ऐसा क्षेत्र है जिस पर ब्रिक्स देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। चेन्नई में आज से पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समिति की चौथी और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। ECSWG बैठक में मंत्री स्तरीय परिणाम और प्रेसिडेंसी दस्तावेजों को अंतिम रूप देने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में पर्यावरण, बायोडायवर्सिटी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। पिछली 3 ECSWG बैठकों में भारत द्वारा पहचाने गए 3 व्यापक विषयगत क्षेत्रों पर सहयोगात्मक और समावेशी चर्चा हुई। G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक में उच्च स्तरीय सिद्धांत दस्तावेज को अपनाया जाएगा। प्रतिनिधियों को महाबलीपुरम का दौरा करने का अवसर मिलेगा। चेन्नई में G20 देशों के 3वीं आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समिति की बैठक में आपदा न्यूनीकरण के लिए सामूहिक सहयोग दृष्टिकोण पर विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। G20 देश आपदाओं के बाद की स्थितियों से निपटने और आपदाओं से निपटने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर तमाम पहलुओं पर हुए सहमत। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज तड़के तेज बारिश से मौसम खुशगवार। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन राष्ट्रीय राजधानी में अच्छी वर्षा हो सकती है। दिल्ली से सटे नोएडा में कल रात से मौसम ने करवट ली। आज सुबह नोएडा में कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। महाराष्ट्र के रायगढ़ में जिला प्रशासन ने मौसम विभाग के रेड अलर्ट को लेकर आज सभी स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी की घोषणा की। उत्तराखंड में अगले 3 दिन के लिए राज्य के सभी जिलों में भारी वर्षा का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल जिले में आज भारी वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून मौसम केंद्र ने कहा गढ़वाल और कुमाऊं संभाग में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन हो सकता है, जिसके कारण कुछ राजमार्गों पर आवागमन अवरुद्ध हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर आज बागेश्वर, चंपावत, चमोली में 1वीं से 12वीं तक के जो स्कूल हैं और सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए। मौसम विभाग ने आज गोवा, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तेज से बहुत तेज बारिश का रेड अलर्ट किया जारी। महाराष्ट्र, रायगढ़, पुणे, सतारा, रत्नागिरी जिलों के लिए आज रेड अलर्ट और मुंबई, पालघर और ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों में तेज वर्षा की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। जलभराव के कारण नोएडा वासियों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं जलभराव से सड़क पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। मौसम विभाग के अनुसार नोएडा में आज बादल छाए रहने के साथ बारिश की संभावना। करगिल विजय दिवस पर आज द्रास में मुख्य समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीलंका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने IG से डाक टिकट किया जारी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रीलंका बीमारियों से सुरक्षा कर स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखता है। बरसात के कारण बर्बाद हुई फसलों को लेकर कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर प्रकार से सहायता देने के लिए तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री आज भोपाल प्रवास पर रहेंगे। अमित शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करगिल विजय दिवस के मौके पर भोपाल स्थित शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने पहली बार बांग्लादेश में 7 रुपए में व्यापार किया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना स्थित पेट्रोपोल सीमा से कल बांग्लादेश के लिए पहला रुपया व्यापार शिपमेंट किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक अपडेट में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में विकास दर 6.1 रहने की उम्मीद। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ साल में विमानन क्षेत्र में तेजी से हुई वृद्धि। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सेमीकंडक्टर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की पूर्व की सरकारें ने ना तो उन पर काम किया, अनदेखी की और इस क्षेत्र में अवसर का लाभ उठाने में विफल रही। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर विभाग ने कुल 741 समूहों पर छापे मारे, संपत्तियां जब्त की। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत करार ने बताया कि बैंकों से धोखाधड़ी के 490 मामलों में अपराध से अर्जित 262 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच या फ्रीज की गई। भागवत करार ने बताया कि इसी तरह 15 करोड़ से ज्यादा की जो संपत्तियां हैं वो सरकारी बैंकों को क्षतिपूर्ति उनकी की गई। 82 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आयकर विभाग ने बताया कि 24 जुलाई तक वित्त वर्ष 2022-23 और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 4.22 करोड़ ITR दाखिल किए गए। आयकर विभाग ने देश के 1 लाख टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजा है। ये नोटिस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय दी गई गलत जानकारी को लेकर भेजे गए। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के नतीजे का किया ऐलान। 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में मुनाफा बढ़कर 3,300 करोड़ के आसपास। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया मंगलवार को 2 अगस्त से टाली। यूक्रेनी बंदरगाहों पर रूस के ड्रोन हमलों के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आज अहम बैठक हो रही है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन और रूसी संघ दोनों से खाद्य और फर्टिलाइजर्स का निर्यात को सुनिश्चित करने का प्रयास रखेगा जारी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नए सैन्य सहायता पैकेज के लिए अमेरिका का आभार जताया। ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना के तहत स्नातक स्तर की योग्यता वाले 18 से 30 आयु वर्ग के भारतीयों के लिए देश के वीजा में अपनी दूसरी आवेदन प्रक्रिया शुरू की। इटली के उत्तरी इलाकों में भीषण तूफान और सिसिली के जंगलों में लगी आग के कारण 5 लोगों की मौत। ग्रीस में आग पर काबू पाने के लिए रोमानिक विमान एथेंस के पास इविया द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 2 पायलटों की मौत। रूस के प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिन कठिन होंगे। इससे पहले मंत्रियों ने जंगल की आग को काबू करने के लिए बैठक पर चर्चा की। स्पेनिश द्वीप ग्वेन कनाडा के जंगल में तेजी से आग फैलने से हड़कंप मच गया। अधिकारियों को कई सौ ग्रामीणों को उनके घरों से निकालना पड़ा, कई सड़कों को करना पड़ा बंद। इक्वाडोर की जेल में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 31, साथ ही घायलों की संख्या 14। पेरू के लीमा प्रांत में 2 वैन और एक मोटर चालित वाहन की टक्कर हुई, 21 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। चीनी राष्ट्रपति ने अपने विदेश मंत्री किम कैंग को पद से हटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने वांग यी को नया विदेश मंत्री नियुक्त किया। इजरायली सैनिकों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर नबल्स के पास गोलीबारी करने वाले 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों को मार गिराया। रूसी राष्ट्रपति और उनके बेलारूसी समकक्ष ने 2 दिनों की वार्ता के दौरान आर्थिक सहयोग और बाहरी खतरों को लेकर चर्चा की है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि रूस के काला सागर अनाज निर्यात समझौते पर लौटना असंभव। दक्षिण तुर्की के समुद्र तटीय जंगल में आग फैलती हुई नजर आ रही है। तुर्की के अधिकारी शहर के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे। 2016 के ब्रसेल्स बम विस्फोटों में शामिल होने के आरोप में 10 लोगों पर चल रहे मुकदमों में कल फैसला नहीं आया। मारे गए थे 32 लोग इन बम विस्फोटों में। यौन उत्पीड़न के मामले में अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक केविन स्पेसी अपनी टीम के साथ कल लंदन के साउथ वॉक क्राउन कोर्ट में पहुंचे। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करने वाले हैं। पुरुष एकल वर्ग में स्टार शुक्ल लक्ष्य सेन, प्रियांशु रजावत, मिथुन मंजुनाथ करेंगे अभियान की शुरुआत। वहीं महिला एकल स्पर्धा में ओलंपिक पदक विजेता सिंधु मालविका बंसल पहले दौर के मैच खेलेंगी। कोरिया ओपन का खिताब जीतने वाली सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी जापान ओपन में अपने अभियान की करेगी शुरुआत। बार्सिलोना में चल रहे 4 देशों की मेंस इवेंटेशनल टूर्नामेंट में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना नीदरलैंड से। वहीं 4 देशों के इस टूर्नामेंट में आज भारतीय महिला हॉकी टीम का सामना इंग्लैंड से।
बीसीसीआई ने 2023-24 सीजन के लिए भारतीय टीम का शेड्यूल किया जारी। ऑस्ट्रेलिया के अलावा टीम इंडिया अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगी। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग अलग उल्लंघनों के बाद अगले 2 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया। डुरंड कप के 132वें संस्करण के लिए ट्रॉफियों का अनावरण किया गया। समारोह में पूर्वी सेना कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कविता समेत अन्य गणमान्य मौजूद। आईएसएसएफ शूटिंग जूनियर विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने 17 पदक जीतकर अपने अभियान को किया समाप्त। इस टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा भारत। गौरतलब है इस चैंपियनशिप में ज्यादातर खेलो इंडिया के एथलीट्स ने लिया हिस्सा। पेरिस ओलंपिक 2024 में शुरू होने के लगभग 1 साल पहले सीन नदी पर ओलंपिक मशाल को प्रदर्शित किया गया। सोनम कपूर ने हाल ही में कहा कि वो प्रोफेशनल फैमिली एंटरटेनर फिल्मों के साथ बॉलीवुड में करेंगी वापसी। रोहित शेट्टी और अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन आने वाली है, फैंस कर रहे हैं इंतजार। अभिनेता फ्रेडी दारूवाला अपने अभिनय से खास पहचान बना चुके हैं। दरअसल आईना फिल्म के साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वो तैयारी के साथ उतर रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 दोनों चर्चा का विषय है। खबर आ रही है कि CBFC की रिवाइजिंग कमेटी ने अक्षय कुमार स्टारर फिल्म को विवादास्पद बताया। सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए किसी कार्यक्रम में तंबाकू उत्पाद प्रदर्शित करने और उपयोग किए जाने की अवधि के दौरान तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। राष्ट्रीय प्रोडक्शन और जियो स्टूडियोज के बैनर तले बन रही फिल्म दोनों का टीजर हुआ रिलीज। आयुष्मान खुराना की आगामी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी। फिल्म सिनेमाघरों में 25 अगस्त 2023 को रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन ने लोकप्रिय क्विज गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 15वें संस्करण की तैयारी शुरू की। शाहरुख खान ने अपनी आगामी फिल्म जवान का पोस्टर किया जारी। विजय सेतुपति के साथ दे रहे हैं दिखाई। राजपाल यादव की आगामी फिल्म काम चालू की शूटिंग चालू।